Okay, so today we are going to study a very interesting phenomena, and that interesting phenomena is called as real depth and apparent depth. So we are going to study something which is very interesting. इसको हम लोग बोलते हैं real depth and apparent depth. अभी apparent का मतलब easy है, apparent मतलब as it appears, तो वो real नहीं है, वो हमको दिखता है, इसलिए apparent depth, और real मतलब real depth है. तो बेसिकली होगा क्या? यू सी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट अस से ये एक वाटर टैंक है, मान लेते हैं दिस इज वाटर टैंक. इस वाटर टैंक में नीचे एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक एक कॉइन रखा हुआ है, मान लेते हैं देयर इज अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ वाटर टैंक. लेट्स अज्यूम, राइट, समवेयर ओवर हियर. लेट अस अज्यूम कि ये जो वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक का जो रियल डेप्थ of the water tank is this much. इसको मैं नाम दे देता हूं R. इसको मैं बोल देता हूं R is the real depth, right? ओके. अब जब हम लोग इस कॉइन को ऊपर से देखेंगे, मतलब एयर से देखेंगे, तो ये जो कॉइन है इट अपीयर्स स्लाइटली शिफ्टेड, इट अपीयर्स स्लाइटली रेस्ड. ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा हमको, राइट? तो ये जो ऊपर दिखेगा, तो it appears that this object is at little bit of less height, मतलब थोड़ा ऊपर दिख रहा है. it appears as if it is raised. तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं apparent depth. इन रियलिटी जो कॉइन है वो तो टैंक के बॉटम पे है, पर हमको दिख रहा है कि वो थोड़ा ऊपर है. it is because of refraction basically, right? So this is called as apparent depth. Good, right? तो हमें क्या करना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ इज अ रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू दैट ऑफ एपरेंट डेप्थ, राइट? हम लोग वो प्रूव भी करेंगे. तो देयर वाज अ कॉइन समवेयर ओवर हियर. मैं कॉइन को थोड़ा छोटा दिखा रहा हूँ. इट अपीयर्स टू बी ओवर एट दिस पोजिशन, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, the ray of light from coin will travel in this direction, and we know that, हमें ये पता है कि हम लोग सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस पे, राइट? राइट. एंड देन व्हाट एल्स वी नो इज, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. so that light bends away from normal, correct? Right. और दूसरा रे ऑफ लाइट जो होगा, इट विल ट्रेवल स्ट्रेट. देखो, रिफ्रैक्शन कब होता है ये पता होना चाहिए. अगर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल से किसी एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, ऑब्लिक इंसिडेंट है, तब जाके इट विल रिफ्रैक्ट. अदरवाइज इट डज नॉट रिफ्रैक्ट, मतलब इट डज नॉट बेंड. ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ. डिटेल बता रहेगा तो बहुत इजी होगा समझना. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट ही किया था, मैंने आपको बताया था whenever light travels from one medium into other medium, it bends, and whether it bends towards normal or away from the normal depends on whether the ray of light is going from denser medium or rarer medium, right?
तो जिस मीडियम से रे जा रहा है उसको बोलते हैं मीडियम 1, और जिसमें जाएगा मीडियम 2। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप हमेशा हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमेशा नॉर्मल से ही मेजर होता है। फिर मैंने आपको बताया था, बाय द वे आप इसको थीटा 1 भी बोल सकते हो, इसको थीटा 2 भी बोल सकते हो, डजंट मैटर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n2। देन आई हैव टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वाज स्नेल्स लॉ। n1 sin θ1 equal to n2 sin θ2. What is happening is light is traveling from one medium to other. The angle of incidence is measured with respect to normal. The angle of refraction is measured with respect to normal. Clear? This should be very clear, right? फिर हमको पता है, हमने रूल्स सीखा था, मैंने आपको बताया भी था दैट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या था? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन, right? Clear? And whenever light changes medium, it bends according to the law which is given by n1 sin θ1 equal to n2 sin θ2, right? अब इमेजिन करो हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। तो द रे ऑफ लाइट इज गोइंग नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब θ1 जीरो हो गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया। मैंने पहले ही बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से मेजर होता है, तो जीरो हो गया। अगर θ1 जीरो हो गया तो ये इक्वेशन क्या होगा? n1 sin 0 इक्वल टू n2 sin 0 sin θ2। sin 0 is 0, तो 0 इक्वल टू n2 sin θ2, मतलब θ2 sin θ2 is also 0, मतलब θ2 is also 0। मतलब अगर एंगल नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है किसी सरफेस पे तो वो रे ऑफ लाइट बेंड नहीं होता, इट गोज स्ट्रेट। शुड बी वेरी क्लियर, राइट? तो ऐसा मैंने क्यों बताया आपको? बिकॉज आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। You should know basics, right? And why I wanted to know basic? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये रे सीधा जा रहा है। And why it is important? Because you should always know these things for competitive exams. Important है। By the way, मैंने जैसे आपको बताया ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। And what else we know is, अगर मीडियम नहीं होता तो ये लाइट जो रे ऑफ लाइट था ये सीधा जाता। करेक्ट? अगर मीडियम नहीं होता तो देयर विल बी नो बेंडिंग, राइट? बाय द वे मुझे ये पता है कि लाइट जो है वो वाटर से मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, दैट आई ऑलरेडी नो। बट हम लोग उल्टा भी ले सकते हैं, हम लोग बोल सकते थे कि इंस्टेड ऑफ लाइट गोइंग लाइक दिस, लाइट इज कमिंग इन फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इस साल मतलब न्यू सिलेबस में, नॉट इस साल, न्यू सिलेबस में हटा दिया है, बट आई विल टेल यू इन शॉर्ट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको ये बताता है कि अगर आपने रे के एरो रिवर्स कर दिए, मतलब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है या मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रहा है, डजेंट मैटर, द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट विल ऑलवेज बी सेम। गुड, राइट? तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करूं तो मैं ये एरो दिखा सकता हूं, और अगर मीडियम नहीं होता तो रे सीधा जाता, इसलिए मैंने ये ब्लैक में रे दिखाया है। So you just have to understand why I am showing this kind of path. So, but in reality, the ray is going like this. Okay? और ये जो total angle है, this total angle here will be again R. Logically, it will be R, right? Good. Then, what if I extend this line? ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, और ये जो लाइन है इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर ही लेता हूँ, यहाँ तक तो ले लेता हूँ, राइट?
ओके, हमको प्रूव क्या करना था, मैंने आपको बताया। हम लोग पढ़ के रहे रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। मतलब इन शॉर्ट लॉजिक इज, हमारे पास एक कॉइन था या एक ऑब्जेक्ट था जो वाटर टैंक के अंदर है एट अ डेप्थ आर, पर जब मैं ऊपर से दिखता हूँ तो मुझे दिखता है इट इज लिटिल रेस, थोड़ा ऊपर दिखता है वो। तो रियल डेप्थ मतलब उसका रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ मतलब जहां वो अपीयर होता है वो डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, गुड। तो हम लोग वो प्रूव करेंगे, राइट। देन ये जो मीडियम हमने यहाँ लिया है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, गुड। देन what we can do is, let us say ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, this distance is x, सब मान लेते हैं हम लोग, राइट। what happens if I take tan of I? If I take tan of I, what is tan of I basically? Adjacent side upon hypotenuse, नहीं, sin theta upon cos theta, तो sin I upon cos I, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होगा वो, तो x अपॉन r आएगा। tan of I, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज द रियल डेप्थ, थिकनेस ऑफ दैट बोल सकते हो, डेप्थ ऑफ दैट वाटर, तो x बाय r आएगा वो। तो tan of I is x by r, गुड। what if I take tan of r? what if I take tan of r? ये r भी एंगल दिखाया है मैंने आपको। what if I take tan of r? tan of r is equal to क्या आएगा? x by a। अभी ये tan of r x by a कैसे आया, ये आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। कैसे, मैं बता देता हूँ। See, the thing is, this angle is 90, this angle over here is 90 minus r, okay, right। तो ऐसा है, तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा आपका r, right, correct। if I take tan is अपोजिट साइड मतलब x, ये साइड x है, अपॉन एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड a है, राइट। थोड़ा डायग्राम मेरे से, रे डायग्राम थोड़ा सा गलत हुआ है, मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ, मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ। ओके, आई विल डू इट। सो ओनली थिंग दैट वेंट रॉन्ग वाज, नॉट रॉन्ग एक्चुअली, ये जो, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये बैकग्राउंड में चले गया। ओके, डजंट मैटर, परफेक्ट। एनीवेज, तो ये जो पॉइंट है, ये जो कॉइन था, इट appears over here, okay, it appears over here, right। so that was the only correction। so ये आ गया आपका apparent depth a, all right, okay। yes, this is your apparent depth a। अब यूज करो tan of r, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, आ गया x by a। बट हमें क्या पता है, what we know is, हमको ये पता है that अगर एंगल स्मॉल होगा तो tan of theta is approximately equal to sin theta if angle is small, and tan of r is equal to sin of r if angle is small, right।
Clear? Then what we have learned from Snell's law is refractive index of medium 1, sine of angle in medium 1, that is sin I. Refractive index of medium 2, sine of angle in medium 2, that is sin R. ये already मैंने बताया. Then what we have learned, what else we have learned? N1 by N2 is equal to sine of R upon sine of I. फिर अगर आपको कल याद होगा, मैंने कल ही बताया था, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. हमने कल डिफाइन क्या किया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज n2 by n1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज n1 by n2. सिंपल है, राइट? ओके, सो दैट इज इक्वल टू sin r by sin I. What is sin r? x by a. What is sin I? is x by r. मतलब क्या आ गया? r by a. Refractive index of medium 1, which is water in this case, and medium 2 is air या vacuum. That is just refractive index of water. Okay, that is equal to r by a. मतलब क्या आ गया? What is r by a? Real depth upon apparent depth. Okay, good. So I will repeat it again and then we will go ahead, so don't worry. मैं पूरा रिपीट करने वाला हूँ because I want you to understand. घाई नहीं है हम लोगों को. We are not in hurry. Good. I am starting from scratch. We are going to represent refractive index of a material. In this case मैं water ले लेता हूँ, आप glass ले सकते हो, doesn't matter. As real depth upon apparent depth. अब ये real depth क्या है, apparent depth क्या है? Let us understand with the help of an example. हमारे पास एक ग्लास स्लैब है या एक वाटर का टैंक है. आपको जो चाहे आप वो ले सकते हो. यू कैन से इट इज अ ग्लास स्लैब और इट इज अ वाटर टैंक. ओके, देन ऐसा है कि आई हैव अ कॉइन. मेरे पास एक कॉइन था जो यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब एट द बॉटम ऑफ द टैंक, वाटर टैंक के एकदम बॉटम पे. और वाटर टैंक का जो डेप्थ है, वाटर टैंक का जो डेप्थ है, लेट अस से दिस डेप्थ इज इक्वल टू r. So this is equal to r, real depth, right? अब ये जो कॉइन है, कॉइन में से जो रेज निकलेंगे, that rays of light will travel something like this, right? फिर यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? यहाँ पे आने के बाद ऐसा होगा, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, राइट? यहाँ पे आने के बाद ऐसा होने वाला है that it will bend away from normal. It's bending away from normal, right? और जो रे ऑफ लाइट होगा वो स्ट्रेट जाएगा. जो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगा, इट डजंट बेंड, इट डजंट रिफ्रैक्ट. क्यों नहीं होता? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया स्नेल्स लॉ से, बिकॉज स्नेल्स लॉ टेल्स यू n1 sin theta 1 इक्वल टू n2 sin theta 2. sin theta 1 is angle of refract, angle of incidence. मैं वापस लिख रहा हूँ, n1 sin theta 1. theta 1 is angle of incidence. n2 sin theta 2. theta 2 is angle of refraction. जब रे ऑफ लाइट जा ही स्ट्रेट रहा है तो साइन आई जीरो, तो साइन आई जीरो. साइन आई जीरो मतलब साइन आर इज जीरो, मतलब आर इज जीरो. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज जीरो. मतलब द रे ऑफ लाइट विल नॉट बेंड, द रे ऑफ लाइट विल जस्ट गो स्ट्रेट. तो इट विल गो स्ट्रेट, करेक्ट? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्योंकि लाइट जो है किससे? उस कॉइन से. जो रे ऑफ लाइट है, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो इस मीडियम में जो एंगल होगा वो आई होगा, और ये जो एंगल यहाँ दिखा रहा हूं मैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, राइट?
गुड। नाउ अब अगर मैं इस रे को बैक ट्रेस करता हूं, बैक ट्रेस करना मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करना, तो वो जो कॉइन है, दैट कॉइन विल अपीयर टू बी समवेयर हियर। मतलब वो जो कॉइन था वो थोड़ा ऊपर दिख रहा है एज कंपेयर टू इट्स रियल डेप्थ, राइट? तो इट अपीयर्स टू अस समवन समवेयर ओवर हियर। इसको हम लोग बोल देते हैं एपरेंट डेप्थ ए, राइट? ओके। एंड ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है टू द सरफेस, और जो कॉइन है इसका जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लूंगा x, दिस इज x, एंड दिस अगेन ओवर हियर इज r, so this is x, this is r, and again this is also x, right? बाय द वे, ये पूरा एंगल जो है ये आएगा r, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस r आएगा यहाँ पे, तो ये एंगल बन जाएगा आपका वापस से r, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री वहां से, राइट? तो दिस मच यू शुड नो, इतना पता होना चाहिए। वंस यू नो दिस, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जहां से रे ऑफ लाइट ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है वो मीडियम 1 होता है, और जिस मीडियम में जाएगा उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट मीडियम 2 बोलेंगे एज अ रूल। तो हियर ऑनवर्ड्स जब मैं ऑप्टिक्स सिखाऊंगा, मतलब सिखा ही रहा हूँ बट जेडबल नीट में भी, तो दिस इज अ रूल फॉर माई क्लासेस। अगर रे ऑफ लाइट में ऐसा लेता तो फिर ऊपर के मीडियम को मीडियम 1 बोलता, राइट? So you have to understand this. Why? You will understand because the things becomes much more simpler, right? What was our task? हमारा टास्क ये था कि हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, क्योंकि मीडियम 1 वाटर या ग्लास है, मीडियम 2 तो वैक्यूम या एयर है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं बोलूंगा लेट अस टेक tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज tan? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर एंगल स्मॉल हुआ तो tan i इज इक्वल टू sin i। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लेट मी गिव यू मैथमेटिकल टच ओवर हियर, जरूरी है। देखो जब आप लिखते हो ना साइन कोसाइन टैन, ये साइन कोसाइन ये सीरीज होता है, सीरीज। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा, नहीं थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मतलब इसमें सिर्फ ऑड पावर्स ऑफ थीटा होता है, राइट? ओके। अगर आप कोसाइन की बात करोगे तो कोसाइन में इवन पावर होता है, थीटा रेज टू 0 माइनस थीटा रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये माइनस प्लस आई डोंट केयर फॉर द टाइमिंग, ये प्लस है कि माइनस है फिलहाल मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ बिकॉज वी डोंट नीड इट। ओके। प्लस थीटा रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट? अगर एंगल स्मॉल हुआ तो, इफ एंगल इज स्मॉल, ऑलरेडी एंगल स्मॉल है, मान लेता हूं मैं एंगल के लिए लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक 2, थीटा इक्वल टू 2 डिग्री मान लेता हूं, तो 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट? तो जब हम लोग स्मॉल एंगल की बात करते हैं तो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, स्मॉल एंगल हियर इज वेरी स्मॉल। ओके, तो 2 नहीं ले सकता मैं। So when you talk about small angles, when angle is small, let us say for example, angle is 0.5, right? उसका क्यूब 5 into 10 power minus 3,
उसका पावर 5, 5 इंटू 10⁻⁵, मतलब छोटा अगर एंगल रहा तो उसका क्यूब रेज टू 5 रेज टू 7 और स्मॉल होगा। और ऊपर से हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 3 इंटू 2। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो क्या होगा कि बिकॉज थीटा इज स्मॉल, ये नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल एंड सो ऑन। तो sin theta is theta approximately, right? Cos theta is theta raised to 0, but theta raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. फिर मैं बोलूंगा tan theta is approximately equal to sin theta upon cos theta, but sin theta is theta and cos theta is 1, मतलब tan theta is just theta, right? So for small angle, what you can write is this. In short, tan theta is approximately equal to sin theta or just theta for small angles. तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा है that tan of I is equal to x by r is equal to sin of I. Of course, we are talking about small angles, right? Similarly, if I write tan of r, opposite side upon adjacent side, which is equal to sin of r, right? This is for small values of I and R, करेक्ट। अब मुझे साइन I और साइन R क्यों चाहिए था? बिकॉज वी नो दैट स्नेल्स लॉ, मैं मानता हूं कि ये जो मीडियम 1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। स्नेल्स लॉ मुझे बताता है n1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल इन मीडियम 1। एंगल इन मीडियम 1 क्या था? I था। अच्छे से देखो, I था ना, ये एंगल यहाँ पे I था, राइट? एंड n2 साइन ऑफ एंगल मीडियम टू r था, करेक्ट, राइट? तो I can write down this as n1 by n2 equal to sin r by sin I. But n1 by n2 by definition that we learned yesterday in the last session, I mean, was refractive index of medium 1 with respect to 2. बट जब भी मीडियम टू एयर या वैक्यूम हम लोग उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वहां पे हम ये n12 कुछ नहीं लिखते। मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम हो, तो उस केस में आप नॉर्मली ऐसा लिखते हो या फिर डायरेक्टली आप सिर्फ ऐसा लिखते हो। क्यों? क्योंकि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 हो गया ना, तो व्हाई डू आई नीड टू मेंशन थिंग्स ना? n2 का तो 1 हो गया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स व्हाई। अभी तो एक ही मटेरियल की बात चल रही है, फिर n1 बोल दो n बोल दो, बात एक ही, दूसरा मटेरियल है ही नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। गुड। व्हाट इज साइन r? हमने करके रखा है x by a। व्हाट इज साइन I? x by r, x x कैंसल तो r by a। आ गया क्या रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ? यस, वी हैव ऑब्टेन्ड, we have shown refractive index of a medium is equal to real depth upon apparent depth, right? तो जो कुछ मैंने बताया है, now we will write it down in words and also derive this thing, and then we will see case 2 which is not covered in your textbook but we have to do, करना पड़ेगा, right? तो हमने ये सारा theory start कहाँ से किया? That is very important. Starting point always is very important, okay? Right. Just a minute. So we started all this with a very, very basic thing. Right? तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमारे पास एक कॉइन था या जो कुछ भी था, वो एक वाटर टैंक के बॉटम में है और हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। तो मैं इतना डिटेल में तो नहीं लिखूंगा कि एक कॉइन है या ये है वो है। आई विल जस्ट से व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड the bottom or the object at the bottom of a tank filled with water
appears to be raised, और itself ये जो बॉटम है टैंक का वो खुद भी पूरा ऊपर ऐसा अपीयर होता है. इट अपीयर्स दैट इट इज लेस डेप्थ. ओके, राइट. तो we will keep it very precise. So we started with when seen from outside, an object or bottom, an object at the bottom of a tank filled with water appears to be raised, right? So when seen from outside, an object or bottom itself of a tank filled with water appears to be raised, right? Good. इसका मतलब ये, इट्स नॉट नेसेसरी हमको जो डेप्थ दिख रहा है उतना ही डेप्थ होगा. तो जो डेप्थ हमको अपीयर होता है दैट इज कॉल्ड एज अपरेंट डेप्थ, राइट? ओके, सो एन ऑब्जेक्ट at a real depth or inside water appears to be raised at a depth of capital A called as apparent depth, right? So as shown in figure, ये सबसे अच्छा तरीका होता है. ज्यादा लिखना नहीं होना अगर हमको, तो फिगर ड्रॉ कर देना और आखिरी में बोल देना एज शोन इन फिगर, हमारा काम कम हो जाता है. सो दिस वाज अ ट्रिक दैट आई यूज्ड टू डू इन एग्जाम्स, और वर्क होता है ये. तो पर्सनली स्पीकिंग, छोड़ो, क्लास के बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग आई विल गिव यू सम ट्रिक्स. यस, ओके. देन व्हाट वी कैन से फ्रॉम डायग्राम इज, हम लोग डायग्राम से क्या बोल सकते हैं? व्हाट वी कैन से इज, वी कैन से फ्रॉम फिगर tan of angle of incidence I is equal to x by r, which is equal to sine of angle of incidence, right? And tan of angle of refraction is equal to x by a, which is equal to sine of r. Since I and r both are very small, right? Good, right? Also, we know that according to Snell's law, refractive index of medium 1, मतलब यहाँ पे देता हूँ n1, into sine of angle in medium 1, that is I, is equal to refractive index of medium 2 into sine of R. ये हो गया आपका n1 by n2 is equal to sine R by sine I. ये आपका हो गया x by a upon x by r
So this is R by A. But as seen earlier, हमने कल के लेक्चर में देखा था ये N1 by N2 is equal to refractive index of medium 1 with respect to 2, or it is simply refractive index of medium 1, or it is simply N, right? Or in this case medium 1 is water. Therefore refractive index of water is real depth upon apparent depth. Right? Interesting. So this is what you should know. You should know always. Correct. Right. बहुत easy है. There's nothing difficult over here. अब ऐसा है कि I want to go one step ahead. क्यों? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो that observer was looking at an object inside the water tank. मतलब observer was in rarer medium and the object was in denser medium. मतलब स्विमिंग टैंक के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है, मैं बाहर से देख रहा हूँ, तो उल्टा भी हो सकता है ना. हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं और पानी के बाहर देख रहे हैं. जब आप एयर से पानी के अंदर देखते हो तो आपको ऑब्जेक्ट जो है क्लोजर अपीयर होता है बिकॉज उसका हाइट रेज हो रहा है, सो इट अपीयर्स क्लोजर देन रियलिटी. बट जब आप पानी के अंदर से बाहर देखते हो तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स फार्दर अवे compared to the actual distance, right? So that is not actually covered in your syllabus, but we will just quickly describe the formulas because they're important for us. Okay, right? So what I will do is I'll make two sections. And in this case, what we are doing is a very simple thing. हमको करना सिर्फ इतना है कि दोनों केसेस को कंपेयर करना है, तो इजी होता है याद रखना. If you do a comparative study, it is always going for you to easy to remember. So in case 1, as I told you, object is in denser medium and observer is in rarer medium. Observer is in rarer medium. In case 2, object is in rarer medium and observer is in denser medium. Okay, so let us also show with the help of a diagram. Easy होगा दोनों केस में. I will just follow the same things more or less. तो इस केस में क्या था, पहले केस में जो हमने ऑलरेडी
डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इट अपीयर्स टू बी रेस्ड, तो एज आई टोल्ड यू, you can, if you want, you can keep the same symbols, same notations. If you want, you can change. तो ये जो था, ये था आपका रियल डेप्थ, ये जो था ये था आपका apparent डेप्थ. Okay, right. So it's up to you if you want to keep or change the notations. Then let me keep the same thing, real depth, apparent depth. In the other case, the object in reality is somewhere here, but it appears farther away. Okay, so in reality ये है आपका रियल हाइट और ये है आपका एपरेंट हाइट. यहाँ पे सिर्फ डेप्थ की जगह पे हाइट बोल रहा हूं मैं. तो दिस वाज रियल हाइट आर, दिस वाज एपरेंट हाइट ए. ऑब्जर्वर यहाँ पे ऊपर था, ऑब्जर्वर वाज हियर. यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो अंदर है, राइट. गुड. देन how do the formulas change? Let's see. This is where confusion arises. तो ये जो पॉइंट है ये अच्छे से समझ लेना, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड. अगर आप कंफ्यूज हुए मतलब मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया है, तो वैसा नहीं चाहिए. देखो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब उस केस में मीडियम वाटर लिया था हमने, तो जो भी रिफ्रैक्टिव, जो भी मीडियम होगा, ग्लास होगा, वाटर होगा, जो भी होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रियल डेप्थ upon apparent depth. So I will just write down real depth upon apparent depth, मतलब R by A. करेक्ट. इस केस में भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की ही बात कर रहे हैं. देखो डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि पहले केस में रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहा था क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था. दूसरे केस में रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, राइट. गुड. लेकिन दोनों ही केस में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम की ही बात कर रहे हैं क्योंकि रेयरर मीडियम ने एयर लेके रखा है ऑलरेडी, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है. यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है, उल्टा हो जाता है. ये आता है आपका एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ. क्यों आता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे किया था ना लास्ट टाइम, इस पे भी करेंगे. तो ये आ जाएगा A by R. This is really important. Okay, this is really important. Then और कंफ्यूज मत होना, किसी बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में n की जगह पे म्यू लिखा है, कोई बात नहीं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n से डिनोट करो, म्यू से डिनोट करो, डजंट मैटर, राइट. तो एक चीज जो हमने डिस्कस नहीं की थी वो अभी हमको डिस्कस करनी है. हाउ मच इज द शिफ्ट. मतलब इन रियलिटी ऑब्जेक्ट था r डिस्टेंस पे, हमको दिख रहा है a डिस्टेंस पे, तो शिफ्ट कितना हुआ? इतना शिफ्ट हुआ. सिंपल है, शिफ्ट इतना हुआ. आई विल डिनोट शिफ्ट विथ s. ओके, बाकी बुक्स में d भी दिया है, डजंट मैटर. यहाँ पे शिफ्ट कितना हुआ? यहाँ पे इतना शिफ्ट हुआ, तो आई विल डिनोट दिस शिफ्ट बाय s अगेन.
तो इन दिस केस शिफ्ट कितना शिफ्ट हुआ दिख रहा है ना, r माइनस ए, दैट इज द शिफ्ट, है ना, r माइनस ए इज द शिफ्ट, r माइनस ए, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ इज द शिफ्ट, करेक्ट। ओके, अगर मैं r कॉमन निकाल लेता हूं इसमें से, r कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस ए बाई आर आया, मतलब शिफ्ट s विल बी इक्वल टू r 1 माइनस 1 बाई आर बाई ए। सिर्फ न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गया, क्यों लिया, बिकॉज शिफ्ट इज इक्वल टू r 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब क्यों किया हमने, ये इसलिए किया, देखो बात ऐसी है, मैं स्विमिंग टैंक के ऊपर से देख रहा हूँ, एक कॉइन मेरा गिर गया अंदर और मैं देख रहा हूँ, है ना, मुझे स्विमिंग नहीं आती, वो 20 फुट गहरा है, मुझे स्विमिंग नहीं करने आता, फिर मैं देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है अरे ये तो 5 ही फुट है, इजीली हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मुझे अगर फिजिक्स पता होता तो मुझे ये पता होता, अरे नहीं यार, इमेज इज शिफ्टेड, मतलब आई एम सीइंग एन ऑब्जेक्ट लिटिल बिट हायर, बट हाउ डू आई मेजर, मुझे कैसे पता लगेगा शिफ्ट कितना है, कैन वी मेजर एपरेंट डेप्थ, नहीं, वो अपीयर होता है, वो रियल नहीं है, इट इज समथिंग लाइक वर्चुअल बोलते हो ना आप, इट इज जस्ट अपियरिंग। मतलब मुझे शिफ्ट निकालना है तो मुझे एक फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल पैरामीटर्स। कैन आई मेजर रियल डेप्थ, यस आई कैन मेजर रियल डेप्थ, एक स्केल लूंगा बड़ा सा अंदर डाल दूंगा, बोलूंगा हाँ इतना हाइट है, इतना डेप्थ है, तो आई कैन मेजर रियल, क्योंकि वो रियल है, दैट इज रियल, सो दैट्स व्हाई आई कैन मेजर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो पता ही होता है, 1.33 वैल्यू आती है उसकी, 4/3 आता है, वो तो पता ही है हमको, बाय डिफॉल्ट है वो तो, राइट, प्योर वाटर की। तो अगर मैं रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डालता हूँ तो शिफ्ट मिल जाएगा मुझे, सो आई नो हाउ मच द इमेज इज शिफ्टेड। सिमिलरली दूसरे केस में शिफ्ट कैसे निकालेंगे, उल्टा, एपरेंट माइनस रियल, क्योंकि डायग्राम मैंने इसलिए ड्रॉ किया था, एपरेंट माइनस रियल, राइट। कभी भी हम लोग फॉर्मूला जब बनाते हैं, हम लोग कभी भी ऑलवेज रियल डिस्टेंसेस फॉर्मूला में रिटेन करते हैं, रखते हैं, बाकी सबको छोड़ते हैं, क्योंकि रियल है ना, मेजर हो सकता है वो। तो मैं r निकाल लेता हूं कॉमन, तो बचा a बाय आर माइनस 1, पर यहाँ पे a बाय आर क्या है, यहाँ पे a बाय आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मिल गया। तो देखो, when the object is in denser medium and observer is in the rarer medium, shift is real depth 1 minus 1 by refractive index, and when the object is in rarer medium and the observer is in denser medium, the shift is real depth refractive index minus 1। दोनों केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, एयर नहीं, दोनों केसेस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, इस केस में एयर नहीं, ग्लास होगा तो ग्लास, एयर नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका, क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium in this case, which is water, right? So what I will do now is to revise what we have learned today very quickly, right? So we started with defining or understanding what is real depth and apparent depth। सिंपल सा चीज है, हम लोग पानी के बाहर से पानी के अंदर देख रहे हैं, तो अगर पानी के अंदर ऑब्जेक्ट होगा या फिर उस टैंक का बॉटम होगा, वो हमको ऊपर दिखता है, इट शिफ्टेड, इट अपीयर्स रेस्ट, राइट, एज शोन इन फिगर। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अगर एक नीचे कॉइन था तो रे कैसा कैसा जाएगा, बिकॉज रे विल गो इन एवरी डायरेक्शन, रे तो ऐसा भी जाएगा, इट गोज इन एवरी डायरेक्शन। हमको दो ही रे से मतलब है, एक जो एकदम स्ट्रेट जाएगा, जो नॉर्मली नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली जाएगा, और एक सम एंगल पे जाएगा, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने डिफाइन किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डिफाइन किया, फिर हमने ले लिया tan ऑफ एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन एंड tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहाँ पे ये आ गया x by r, ये आ गया x by a, वेयर a इज apparent depth, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट अपीयर होगा, एंड r इज रियल डेप्थ, मतलब जहाँ पे रियलिटी में ऑब्जेक्ट है। तो हमको मिल गया x by r इक्वल टू साइन आई, x by a इक्वल टू साइन r, बिकॉज I and r आर वेरी स्मॉल, मतलब tan i इक्वल टू साइन आई एंड tan r इक्वल टू साइन r अप्रोक्सीमेटली। फिर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, तो n1 by n2 इक्वल टू sin r by sin i, बट sin r was x by a and sin i was x by r by a मिल गया। हमको मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एज r by a, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। गुड, ये एक ही केस हुआ। अब मैंने यहाँ पे दो केसेस डिस्कस की, एक तो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, दूसरा तो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो ऑब्जर्वर रेयर में है, अगर ऑब्जेक्ट रेयर में है तो ऑब्जर्वर डेंसर में है। फिर वी हैव डिफाइंड refractive index in terms of real depth and apparent depth for both cases, and then we have defined what is the shift, how much is the shift that we can see in both the cases, right? Good. I wanted to do total internal reflection today, but we don't have that much of time, so unfortunately we will have to stop here. So it will be carry forward for tomorrow's next session in general.